सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? आप ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते, ऐसा कोई भी डिवाइस आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या ऐसा कोई भी आप साइक्लिक प्रोसेस नहीं बना सकते जिससे आपका 100% हीट वर्क में कंप्लीट हो। यही आपका सेकंड लॉ है बेटा। कोई भी ऐसा आप इंजन नहीं बना सकते जिससे आपका हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो यदि 100% कंप्लीट नहीं होगा, यही आपका क्या था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इधर लिख सर ये सकते हो। आपका पहला पेज है क्या? हाँ, बस अभी स्टार्ट करा है मैंने। सर आज सुबह का लेक्चर कब अपलोड करोगे आप? तुम आए क्यों नहीं, पहले ये बताओ। सर मैं उठा था, मैं 6 बजे को उठा था, फिर मैं थोड़ा सा सो गया और फिर मैं ऐसा 2 घंटे के लिए सो गया, ऐसा हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, कर दूंगा आज शाम तक। ठीक है सर। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट it is not possible to construct an engine which converts heat completely to work in a cyclic process. It is not possible to construct an engine which converts heat completely to work in a cyclic process. तो हम लोग लास्ट क्लास में भी यही डिस्कस कर रहे थे। हाँ क्रिस। सर मैं बोला सर ये फर्स्ट पेज है क्या आज? हाँ, ये अभी शुरू करा। तो मैं आवाज लास्ट क्लास से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% आए। आपको मैंने ये दिखाया भी था, जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट में मैंने आपको ये बताया था कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज होती हैं, उसकी मैंने एफिशिएंसी दिखाई थी। और एफिशिएंसी बेटा 100% नहीं हो सकती, फॉर्मूला भी ड्राइव किया था 1 - T/T2/T1 ऐसे करके। तो उससे आपका प्रूफ हो रहा था कि ऐसे कोई भी साइकिल आप बना ही नहीं सकते बेटा जिसका एफिशिएंसी क्या हो 100%। तो वही वही आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना, ये लिख के कंप्लीट करो। ठीक है, ये नोट किया? हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी से हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये समझते हैं। ओनली किसी का भाई कौन है भाई? आदर्श माइक ऑफ हाँ करो। सर कर दिया। तो ये आपका, अब हम लोग समझते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेटा एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम लोग
रैंडमनेस को मेजर करेंगे, मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो रैंडमनेस क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल आपका किस तरीके से कितने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सके, कोलाइड कर सके, अपना एनर्जी का ट्रांसफर कर सके एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वो रैंडमनेस है। तो बेसिकली हम लोग रैंडमनेस को मेजर करने की कोशिश करेंगे, किससे? एंट्रोपी से। तो बेसिक एंट्रोपी करता क्या है आपको ये पता चलना चाहिए। मेजर मेजर बेसिकली मेजर ऑफ रैंडमनेस। ओके। और क्या होता है, जैसे कोई भी यदि नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी यदि नेचुरल प्रोसेस है, यदि वो स्पॉन्टेनियस है, तो उसका जो एंट्रोपी होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस ले लो, जैसे सपोज आप देखोगे पानी यदि बेटा हाइट पर है और उसको नीचे आना है, तो हमें क्या कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है? नहीं सर। वो अपने आप नीचे आ रहा है। और पानी यस। यदि ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या? उसका रैंडमनेस इंक्रीज होगा। पहले वो किसी किसी जैसे सपोज आपने पानी को एक जगह स्टोर करा, जैसे ही आप उसको क्या करोगे, छोड़ोगे, वो क्या होगा? मूव करेगा, उसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सोचो बेटा आपके पास सॉलिड है, सॉलिड आइस फॉर्म में सॉलिड है, तो यदि वो मेल्ट होना शुरू होगा तो उसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करेगा। सॉलिड सॉलिड से यदि आप लिक्विड बना रहे हो या गैस बना रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा? रैंडमनेस इंक्रीज हो रैंडमनेस जाएगा। इंक्रीज करेगा। वो सारी प्रोसेसेस बेटा स्पॉन्टेनियस होंगे, जिनका एंट्रोपी क्या होगा? जिनका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा हो। या ऐसे बोल सकते हैं कि नेचर में वही रिएक्शंस आपकी स्पॉन्टेनियस होंगी जिनका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? इंक्रीज हो रहा हो। अब ये एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। क्या होगा आपका? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यदि सपोज कोई सिस्टम है, अब सिस्टम का एंट्रोपी किस किस पर डिपेंड करेगा? कि आपका सिस्टम में जो भी है वो उसका किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से, या तो उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा। तो बेसिकली एंट्रोपी, यदि किसी का सिस्टम चेंज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। जैसे सपोज कुछ है, आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो रैंडमनेस इंक्रीज होगा। हाँ सर। सपोज यस सर। कोई भी आपका बाउंडेड फॉर्म में था और वो बाद में ब्रेक हो गया, ब्रेक होके क्या उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए, तो रैंडमनेस। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी होगा डिपेंड करेगा उधर पे प्रोसेस क्या हो रहा है, सेम डिपेंड करेगा सराउंडिंग में क्या चल रहा है। और बट सिस्टम और सराउंडिंग का हमेशा मिला के ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपका वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बात समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर। तो अभी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे एंट्रोपी की सब कुछ देखेंगे। तो सिंपल एक लाइन है, ठीक है? एंट्रोपी में हमेशा क्या याद रखना है? मेजर मेजर ऑफ रैंडमनेस। ओके। only only those processes occur spontaneously in universe in which entropy of universe increase। मतलब entropy of universe is greater than zero for spontaneous। इस यूनिवर्स क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग।
0 irreversible process। देखो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेटा, उसी में आपका रैंडमनेस चेंज होता दिखाई देगा। जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उसमें बहुत बहुत ही कम डिफरेंस आता है, चेंज बहुत स्मॉल होता है। चेंज बहुत स्मॉल होगा तो क्या एंट्रोपी चेंज होगा? नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो आपकी इरिवर्सिबल होंगी, और उसके लिए आपका क्या होगा? हमेशा एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा। इतना नोट करो। डन ये? हाँ सर। तो जो मैंने अभी बोला आपका डेल्टा एस यूनिवर्स यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस, अब यदि आपका डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस कैन नॉट अकर। और डेल्टा एस यूनिवर्स यदि इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। तो अब ये आपका जो एंट्रोपी चेंज होता है, सपोज डी एस ऑफ सिस्टम, मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो क्या होता है? वो कैसे डिफाइन होता है? ये सपोज हमने ये तो सीख लिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका यूनिवर्स का होता है। अब हम लोग ये सिस्टम और सराउंडिंग का कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वो क्या हो जाएगा आपका? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आप डिफाइन करते हैं बेटा, क्यू जितना आप हीट दे रहे हो, ठीक है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इसलिए है क्योंकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तब आपका सिस्टम का यूनिवर्स जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। करेक्ट। तो जितना भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन में आप हीट दे रहे होंगे, वो उसकी वजह से क्या होगा? आपका एंट्रोपी में चेंज आएगा। बट जितना चेंज आपका सिस्टम में आएगा उतना ही चेंज क्या आएगा? सराउंडिंग में आएगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। करेक्ट। तो इधर हम लोग सिस्टम के लिए क्या बोलेंगे? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब इसका यूज करके हम लोग बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए क्या करेंगे? एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्रोपी चेंजेस फॉर थर्मोडायनामिक एंट्रोपी चेंज फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो अभी आपको पता है डी एस ऑफ सिस्टम क्या होता है? डी क्यू रिवर्सल अपॉन टी। और डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
फर्स्ट लॉ से। dq को हम लोग फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, du माइनस W d सिस्टम और सराउंडिंग का भी क्या होगा, 0 होगा। ये क्या हो जाएगा आपका dq माइनस du माइनस dw रिवर्सिबल अपॉन t। अब इसको आप कैसे लिख सकते, du क्या होता है, d सिस्टम, ds ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ncv dt। इधर मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, प्लस हो गया। dw क्या होता है, pdv, इधर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ pdv अपॉन dt। करेक्ट, ये भी क्या है, इंटीग्रल होगा dt है, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल। इतना नोट करो, फिर इसके आगे आगे का डेरिवेशन करता हूँ। डन ये, नहीं सर। यस ओके करो। डन अभी। हाँ सर। अब हम लोग देखो नेक्स्ट, यदि डी सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एमसीवी dt एनसीवी dt अपॉन टी इंटीग्रल तो प्लस पीडीवी इसका दिए ना, हाँ एनसीवी dt इंटीग्रल प्लस एन आर, पीडीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर अपॉन वी, एनआर यस सर। ठीक है। तो P अपॉन टी को एन आर अपॉन वी इंटू डी वी इंटीग्रल लिख सकता हूँ। जब इन दोनों को इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी सर स्क्रीन लैग कर रहा है। हाँ सर, अभी तक एनआर ही हाँ दिख रहा है। सर। हाँ सर बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। ये हो जाएगा आपका एन सी वी एल इन, क्या इधर इंटीग्रेशन यदि T1 से T2 कराओगे तो क्या होगा, ये एन सी वी एल इन T2 बाई T1, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एन आर एल इन वी वी टू फाइनल बाई, अपॉन वी इनिशियल। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। अब यही बेटा यदि हमें किसी और प्रोसेस के लिए निकालना हो, सपोज मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एस सिस्टम फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये क्या बचेगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। समझ में आया। यदि किसी ऐसे ही किसी भी प्रोसेस के लिए आपसे पूछा जाए तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ सर। नोट कर लो। क्या अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या अभी ठीक है। सर ठीक है अभी। डन सर। Done। तो इसी तरीके से अब मैं बाकी सारी प्रोसेसेस के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आप सेम लिख सकते हैं। तो आपको अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव। तो अब सिस्टम का ये तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या इसको मैं डी क्यू बोलूं तो डी क्यू अपॉन, करेक्ट, इसको यदि मैं डी क्यू बोलूं तो फिर यदि मेरे को इसी को ऐसे भी बोल सकता हूँ, अभी मैंने डेल्टा एस निकाल लिया है तो मैं इसको वैसे बोल सकता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स का जीरो है तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स होता है, वो जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ सराउंडिंग फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये याद रखेंगे। तो हमें रिवर्सिबल के लिए यदि कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हमसे हो जाएगा, चाहे सिस्टम पूछा है, सराउंडिंग पूछा है और यूनिवर्स ऑब्वियसली जीरो रहेगा, तो ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यदि फॉर इरिवर्सिबल बात करा जाए, फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू, इधर पे बेटा जो भी आपका एक्चुअल हीट आप गिवन देते हैं वो उसके बराबर होगा, तो क्यू एक्चुअल अपॉन, और टी होता है सराउंडिंग का, क्यू एक्चुअल अपॉन टी सराउंडिंग। इससे आप क्या निकाल पाओगे, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सर आपने यहाँ पर क्यू छोटा लिखा है, कुछ डिफरेंस नहीं बनता ना उससे। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, वो चेंज में मैं क्यू वो लिख देता हूँ, तो चेंज लिखता हूँ तो क्यू लिख रहा हूँ, तो अभी इधर पे बेटा मैं डायरेक्ट क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं चेंज लिखता हूँ तो डी क्यू लिखता हूँ, स्मॉल सर क्यू तो अगर लिखता हूँ। बड़ा लिख दिया तो चलेगा ना। बड़ा लिखेगा चलेगा बेटा, लेकिन वो डिफरेंट करने के लिए जब मैं चेंज नहीं, इधर पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्यू लिख रहा हूँ, इधर मैं डी क्यू लिख रहा था, चेंज लिख रहा था, चेंज के टाइम में क्यू स्मॉल लिखता हूँ, और जब मैं चेंज मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ उस समय उसका कितना यू क्यू एक्चुअल होगा वो आपको गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट क्यू एक्चुअल यूज करके आप डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू बेटा आप सिस्टम की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको बस इतना पता है यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो पॉजिटिव होगा,
तो ये यदि सराउंडिंग है तो इससे ज्यादा या इससे ज्यादा क्या होगा, आपका सिस्टम का वैल्यू होगा, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यदि आप ये निकाल पाओगे तो ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यदि रिएक्शन अकल हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डन ये। हाँ सर हो गया। यस सर। अब देखते हैं हम लोग एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। सपोज अब केमिकल रिएक्शन है, ये ए से बी विल फॉर्म सी प्लस डी। तो अभी यदि आपको डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है सर कुछ तो लिखा क्या बी के आगे? अब हाँ जाके आया। एक मिनट, चेक कर रहा है क्या, ज्यादा परेशान कर रहा है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो है उसको क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन आया है इक्वल्स टू। हाँ, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी टाइम्स एंट्रोपी सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। मोलर एंट्रोपीज, ये सब क्या है आपके मोलर एंट्रोपीज। अब इसमें भी हमें सेम प्रॉब्लम आएगा बेटा कि जो मोलर एंट्रोपीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। जैसे हम लोग यदि याद हो तो मोलर एंथैल्पीज को हम लोग ने क्या किया था, जो आपके मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में था या वो अपने एलिमेंटल स्टेट में जो फ्री स्टेट में फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, उसका हम लोग ने मोलर एंथैल्पीज को क्या लिख लिया था, 0 लिख लिया था, 0। करेक्ट। वैसे ही ठीक है, वैसे ही हम लोग इनकी मोलर एंट्रोपीज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सीखेंगे आगे चल के। बट अभी यदि आप ध्यान से देखो तो जो सराउंडिंग होगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, उसको क्या मैं माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन टी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो क्यू एक्चुअल होगा, एक्चुअली ओपन वेसल के लिए प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो क्यू होगा वो डेल्टा एच हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। यस सर। सर। तो यदि ये सराउंडिंग का है और आपको पता है यदि कोई भी इक्वेशन है उसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम जो यूनिवर्स का होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस, यस सर। करेक्ट। हाँ सर कॉरेस्पॉन्डिंग। सिस्टम प्लस
सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिस्टम हमें पता नहीं, तो हम लोग इसको सिस्टम लिख ले रहे हैं, क्योंकि सिस्टम हमें इससे निकालना पड़ेगा। बट सराउंड, और सिस्टम को मैं रिएक्शन भी बोल सकता था, ठीक है, सिस्टम को मैं रिएक्शन भी बोल सकता था, वो हम लोग अभी निकालना सीखेंगे मोलर एंथैल्पी यूज करके। बट सराउंडिंग को हम ऐसे बोल सकते हैं, ओपन वेसल है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और सिस्टम को तो मैं ऐसे ही लिखकर सराउंडिंग की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन टी। अच्छा, अभी जब मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, कोई जैसे वाटर था, वाटर को मैंने क्या किया था, सॉलिड से मैंने आइस में चेंज करा, स्टेट चेंज करा, तो मैंने क्या बोला कि वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उधर ग्रेटर एंट्रोपी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। पर बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन आप सिर्फ स्टेट चेंज को देखकर बोल सकें कि आपका वो पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो भी आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे हम लोग अभी जो एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग निकाला, बट स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या है और डेल्टा एच रिएक्शन का क्या है। करेक्ट, इन दोनों वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है कि किसका कैसा होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, इक्वल टू होगा। आया समझ में? यदि सोचो डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच भी सपोज नेगेटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा नहीं होगा, क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? सुनो, स्टार्टिंग से सुनो, ये एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। ऐसे सोचो बेटा, हम लोग नॉर्मली अभी क्या बोल रहे थे, स्टार्टिंग से जब हम लोग ने एंट्रोपी शुरू करा तो मैंने बोला एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपका रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। यूनिवर्स का एंट्रोपी हम लोग कैसे भी कैलकुलेट तो कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग जस्ट क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बट अब हमें रियल लाइफ में कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, कोई कोई भी रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसा है, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, वो यूनिवर्स पे डिपेंड करा। बट यूनिवर्स हमें पता तो चले, तो यूनिवर्स निकालने के लिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग निकालना पड़ेगा। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग ने सिस्टम का निकालने की कोशिश करा, क्योंकि सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो मैंने बोला जो आपका एंट्रोपी उस सिस्टम का होगा, वही जो एंट्रोपी इस रिएक्शन में चेंज होगा, और उसका निकालने का तरीका ये है, और इसको आगे कैसे सीखेंगे वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। तो बेसिकली आप सिस्टम का निकालना सीख गए विद द हेल्प ऑफ मोलर एंट्रोपीज। ओके, अब जो सराउंडिंग का है, सराउंडिंग के लिए बेटा वो ओपन वेसल है, यदि ओपन वेसल है तो हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो मैंने जो आपको सराउंडिंग का फॉर्मूला लिखाया था कि माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन टी, उसकी जगह मैंने डेल्टा एच रिप्लेस करा और मैंने सराउंडिंग क्या बोला, डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन टी। करेक्ट? अब आपको पता, आपने सिस्टम निकाला, सराउंडिंग निकाला, तो आपको पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अब मैंने सिस्टम की जगह इधर में सिस्टम की जगह मैंने जो रिएक्शन निकाला, चलो मैं यही लिख देता हूँ, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन टी। तो अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। अब बेटा ये सोचो कि ये ग्रेटर देन 0 कब कब होगा और कब नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यस हाँ सर। सर। टेम्परेचर क्या है। हाँ सर। करेक्ट? तो मैं वही बताने वाला था कि आप सिंपल एंट्रोपी को देखकर नहीं बोल सकते कि वो सिस्टम, वो आपकी रिएक्शन कैसे, वो आपका रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ना ही बेटा आप ये सोच सकते हो कि कोई सपोज एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और यदि हर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, कंपाउंड स्टेबल हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी। पर जरूरी नहीं है बेटा कि आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो तो आपका, सपोज सोचना डेल्टा एच नेगेटिव है, राइट, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 हो जाए। हाँ, हो सकता है डेल्टा एस आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और हमें पता ना, और ये नेगेटिव ना हो,
तो सिंपल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है और सिस्टम का एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन है, उन दोनों पर बेटा आपका स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करेगा, क्या आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अभी समझ में आया क्या? सर तो फिर मेरा भी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दोनों कोई भी ऐसा वेरिएबल हो सकता है, कोई एक जीरो हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके डिपेंड करेगा, ऐसा ना मतलब। बिल्कुल सर तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एग्जांपल में समझो, जैसे इधर हम लोग ने 10 लिया रिएक्शन को फॉर एग्जांपल नंबर भी, और इधर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मान लीजिए -10 लिया, और फिर ऐड कर लिया तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो स्पॉन्टेनियस, ऐसा बोल सकते हैं। बस यही बोलना ही है, ठीक है। हमें नहीं कहा, हमें यही पता करना है बेटा आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यही हमारा काम है। तो वो निकालने के लिए हम लोग ने सिस्टम, कैसे पता चलेगा कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे, उसकी हम लोग एंथैल्पी निकालेंगे, उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यदि ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। समझ गए? यस सर। हाँ सर। सर वो डेल्टा एस रिएक्शन में वो डी एस के नीचे कैपिटल डी आएगा ना? एक मिनट, हाँ हाँ ये तो ये बोल रहा हूँ, हाँ सर। हाँ ये सब कैपिटल है, ओके सर। इन कैपिटल डी का ही है ना ये एंट्रोपी, ये तो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मोल होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जैसे आप सोचो बेटा, जो आप रबर बैंड लेते हो, यदि उसको स्ट्रेच करो, ठीक है, तो सोचो Yes, sir. एंट्रोपी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? सर जब हम लोग स्ट्रेच सर करते हैं पॉजिटिव तभी हम होगा। लोग उसका रैंडमनेस डिक्रीज करते हैं। स्ट्रेच कर रहे हैं इसका मतलब है हम लोग रैंडमनेस क्या कर रहे हैं? डिक्रीज डिक्रीज कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ सर। हाँ। तो इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ये समझना है बेटा, कभी भी आपको ऐसे रैंडमली आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, इसका एंट्रोपी क्या होगा, इसका एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा या क्या होगा, तो आपको सबसे पहले यही समझना है बेटा कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या उसके मूवमेंट की डायरेक्शन यदि कहीं ज्यादा खुल जा रही है, इसका मतलब है कि उसका एंट्रोपी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। बट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका एंथैल्पी क्या होगा, ठीक है। यदि एंथैल्पी कुछ गड़बड़ होगा तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना हो। हाँ सर। सर लिख भी लिया। देख लिया? तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस होगा। अब यदि आपका डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन टी लेस देन 0 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो रिवर्स होगा, उस रिएक्शन का जो रिवर्स होगा वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट? रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। सर हम लोग इस वाले को रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। रिवर्सिबल यदि होगा तो रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल होगा तो हमेशा एंट्रोपी को आप 0 ही लोगे ना। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन टी इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो एट इक्विलिब्रियम पर है। हाँ सर। तो सर फिर हमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, तो आप देखो जरा, डेल्टा एच यदि दे रखा है आपको, डेल्टा एस अभी अब आपको कुछ दे रखा होगा, सपोज ये आपका, देखना इस फॉर्मूले पे ही ध्यान देना, यदि आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो, या ये रिएक्शन कब 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 अकर करेगी? तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हाँ सर, तो फिर हमें स्पॉन्टेनियस ही होगा।
नहीं सर, एक हाँ तो इनके पॉजिटिव और फिर में दूसरा नेगेटिव हो जाएगा तो बोल नहीं सकते। हाँ सर बोल नहीं सकते, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अकर्स एट टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन एस। यदि आपका डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन डेल्टा एस रिएक्शन यदि ग्रेटर देन टी, इसका टी जो है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू, ये डेल्टा एच अपॉन ये एस, यदि टी इससे बड़ा होता, टी इससे बड़ा होता तो ये 1 से छोटा नंबर हो यस जाएगा सर इधर वाला। हाँ सर। 1 से छोटा नंबर हो जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। सपोज आपका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ध्यान से देखना, यदि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो सर तो इसका फिर क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ही आएगा। Spontaneous। क्या कर रहे हो? ये डेल्टा एच पॉजिटिव है। सर आपने वैसे उल्टा क्यों लिखा सर? तो फिर हमें नेगेटिव नेगेटिव ही होएगा तो फिर हाँ। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेवर अकर्स। क्या तो ये सर फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स स्पॉन्टेनियस ना? हाँ बिल्कुल सर सेकंड वाला क्या नहीं समझा? बेटा, ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है यस सर। और ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टी तो हमेशा पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा ऐड ही हो रहे हैं दोनों, तो नेगेटिव ही रहेंगे। हाँ करेक्ट, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? Never occurs। और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑलवेज अकर। सर। करेक्ट, और यदि दोनों नेगेटिव हो गए तो occurs at t less than delta h upon delta s। नोट कर लो इसको यदि समझ में आ गया तो। सर ये इरिवर्सिबल के लिए बताया ना आपने? हाँ, बेसिकली ये आपका कोई भी यदि रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी यदि रिएक्शन है उसके लिए यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आपको स्पॉन्टेनिटी बता देगा। ठीक है, अब जैसे आप हाँ लो ना इससे पहले वाला। सर यहाँ पर आपने उल्टा कर दिया ना, मतलब डेल्टा एच पहले कर दिया है। उल्टा क्या, सीधा ही है। अरे सर वो इक्वेशन जैसा रखते हैं ना, थोड़ा सा सिमेट्रिक रखते तो हाँ रहते हैं। तो सही रहता है। अच्छा ठीक है, अब आप समझ पा रहे होगे बेटा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको यदि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? कोई भी रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस है नहीं है, उसके लिए बेटा आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की जरूरत पड़ रही है, राइट? उसको आप सॉल्व करोगे, फिर आप देखोगे, फिर आप बताओगे कि इसका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसी को और इजी बनाने के लिए एक और टर्म डिफाइन करा जाता है। बेसिकली स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए हेलो सर। हाँ सर, क्या स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए क्या? सर म्यूट है। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो जरा। नहीं हम लोग बोले आप चुप हो गए ना। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो स्पॉन्टेनिटी है बेटा, जो सर रिएक्शन लिखा नहीं था। लिखा नहीं था क्या अभी? चलो लिखो लिखो। तो बेसिकली मैं बोलना ये शुरू करा था कि यदि आपका कोई भी रिएक्शन है
उसकी यदि आपको वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, बेसिकली उसकी स्पॉन्टेनिटी को पता करना है, तो उसके लिए हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। उस डेल्टा जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम पर भी एक थोड़ा सा देखे थे। अच्छा तो यहाँ पे जो जी है वो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप यदि आपकी वैल्यू वो आपको पता चल जाए, उससे आप क्या कर लेते हैं, उससे आप बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इतना लिखो। डन ये? 2 मिनट से लास्ट वाली लिख रहा हूँ। हाँ सर हो गया। ओके gives free energy। ठीक है, तो जो जो अभी हमने सीखा था कि वैसे देखा जाए तो ये क्या था, ये आपका इधर टी मल्टीप्लाई कर दो एस माइनस टी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एस टी माइनस एच रिएक्शन, और टी इधर से जीरो तो ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा तो रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसी टर्म को जो ये डेल्टा एच माइनस एस टी है, इसी को बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं एच माइनस टी एस, टी इंटू एस को क्या बोला, जी बोला। जी वो हाँ गिब्स एनर्जी। ठीक है, और यदि इसको हम लोग ये भी क्या है बेटा, इसमें भी देखो एंथैल्पी का चेंज आया, एंट्रोपी का चेंज आया, तो ये भी क्या होता है, आपका एक स्टेट फंक्शन है। तो इसके लिए भी हम लोग डीजी डिफाइन करेंगे, तो डीजी इज अ स्टेट फंक्शन। तो इसी को यदि हम लोग थोड़ा और लिखें तो इसको dg इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एच माइनस टी डी एस। करेक्ट, ये h के g के लिए था तो dg के लिए क्या होगा, चेंज लिखेंगे। अब dg इज इक्वल टू dh को मैं क्या लिख सकता हूँ, du प्लस क्या होता है, डेल्टा pv। करेक्ट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दे सकता हूँ, pdb प्लस vdp। याद है ना, डेल्टा एच इज हाँ इक्वल सर टू याद है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इसको मैंने ये लिख दिया हाँ सर। माइनस टी और ds। करेक्ट, इतना समझ गए। यस सर। और इसको इसका भी मैं चेंज लिखूंगा ना, तो इसका भी जब इसका जब चेंज लिख रहा होगा तो मैं ये एक टर्म और आएगा ना, ds तो हो गया था, तो s dt। करेक्ट, तो ये एक लिखा माइनस एस डी टी, ये दूसरा रहेगा, क्योंकि इसका भी तो चेंज होगा, इसके आगे डी लगेगा, तो एक बार आपको क्या यस लिखना सर पड़ेगा, हाँ। टी डी एस, और एक बार आपको लिखना पड़ेगा एस डी टी। ये हो गया। अब आप, ये तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ से इधर क्या लिख सकते हो आप, इसको क्यू प्लस वर्क डन, हाँ सर। क्यू प्लस वर्क डन लिख सकते हो, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अच्छा, वर्कडन को, वर्कडन क्या होता है, माइनस पीडीबी, हाँ और ये सर। क्या है पीडीबी, तो ये ये कैंसिल हाँ आउट तो कर कट जाएगा। जाएगा ये। करेक्ट, और
अभी आपको मैंने क्या सिखाया, ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ TDS, तो TDS और q कैंसिल हो सकते हैं, तो डेल्टा g इज इक्वल टू dg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VdP माइनस SDT। ये समझ में आया? मैंने यस सर। किसको यस किसको सर। कैंसिल आउट किया, नोट करो इतना। सर एक सेकंड व्यूअर्स पेश करो ना बस। ओके हाँ सर। हो गया सर। हाँ सर नेक्स्ट। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट पेज। डन सर। ओके तो बेसिकली हम लोग ने dg इज इक्वल टू PdP माइनस माइनस SDT SDT। कैलकुलेट करें। यदि फॉर आप किसी भी प्रोसेस के लिए निकालना होगा, आप उसके हिसाब से प्रोसेस के लिए निकाल पाएंगे। सपोज मैं एक बताऊं, फॉर आइसोथर्मल निकालूं, तो फॉर आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, ये ये वाला जीरो टर्म हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। फॉर आइसोथर्मल तो dg इज इक्वल टू VdP, ये तो जीरो हो गया। तो यदि इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, G is equals to V into इस P final minus P initial। आइसोथर्मल है, V थोड़ी कांस्टेंट है, अरे हाँ सर हाँ। इसको क्या लिखना पड़ेगा nRT अपॉन NRD। P, करेक्ट। T यस सर। कांस्टेंट है तो T बाहर आएगा ना, तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT ln P ln final upon फाइनल P अपॉन P। initial। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना होता है। हाँ सर। सर ये तो फिर मैं आइसोथर्मल का जो Q का उल्टा है ना सर, हाँ माइनस Q हो जाएगा ना ये। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ना ये nRT ln P initial upon P final Q रहता है ना सर। हाँ 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 वो वही आएगा, वर्क डन क्यू सब यही तो रहता है, बस साइन के डिफरेंस होते हैं। डन ये। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग यदि रिएक्शन के लिए लिखें, सपोज A प्लस B है, उससे C प्लस D, यदि रिएक्शन के लिए लिखें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से वही सेम GC इंटू GC प्लस प्लस D इंटू GD माइनस A इंटू G ऑफ A माइनस B इंटू G ऑफ B, करेक्ट। अब हम लोग GC की जगह क्या लिख सकते हैं, HC माइनस TSC,
लिख सकते हैं ना। सर क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दिया। जीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ सर हाँ। यस यही होता है ना। तो इसकी जगह हम सर लोग यहाँ पर क्या लिख बस सकते एच बस सी का रहेगा या पूरा रिएक्शन का रहेगा? बेटा, सी का रहेगा ना, हम लोग सी की गिब्स फ्री एनर्जी हमें निकालना है। ओके सर। और सर तो एस भी बस एस सी का ही रहेगा ना? हाँ, सिर्फ सिर्फ सी का, तो इसको एस सी, सी टाइम्स एस सी माइनस, देखो कंटेनर है बेटा, तो उसका सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो टी सबका बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी माइनस टी एस सी, करेक्ट, वो भी सी टाइम्स ये होगा। ऐसे ही इसका डी के लिए लिख सकते हैं, डी इंटू एच डी, सॉरी एच डी माइनस टी एस डी, सेम, इधर एक माइनस है बाहर, ये माइनस, ए टाइम्स क्या हो जाएगा, एच ए माइनस टी एस है, और ये माइनस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, बी टाइम्स एच बी माइनस टी एस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको यदि सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू सी टाइम एच सी प्लस डी टाइम एच डी माइनस ए टाइम्स एच ए माइनस बी, हाँ सर, ए बी टाइम्स टाइम्स एच ए एच डी माइनस बी टाइम्स माइनस एच टी बी टाइम्स माइनस सी टाइम्स सी एस ओ, सी, करेक्ट, सी टाइम्स एस सी प्लस डी टाइम्स एस डी माइनस ए टाइम्स एस ए और माइनस बी टाइम्स एस बी। करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा रिएक्शन का एच, ये लिख सकता हूँ, करेक्ट, या एस, इसको ऐसे हम लिखते हैं, तो डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एस रिएक्शन, ये लिख सकता हूँ। यस सर। इतना नोट करो, फिर इसके आगे इसको कंक्लूड करते हैं। डन सर। डन। यस सर। तो अभी तो जो कैलकुलेट करे वो रिएक्शन क्या आ गया, फाइनल फार्मूला डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस आर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो अब आपको पता है, यदि बेटा ये नेगेटिव हुआ, आपको अभी मैंने सिखाया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच अपॉन टी पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, यदि ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक साइन अलग है ना, उधर जी क्या सर। लिखा था मैंने,
डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, यदि ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस टी मल्टीप्लाई Spontaneous करोगे है। तो टी डेल्टा एस माइनस एच इज इक्वल टू क्या था, ये यदि ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस। अब ये एक साइन उल्टा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो सीधे स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूँ। यस सर, करेक्ट। उसका उल्टा हाँ। तो यदि इक्वल टू 0 है तो क्या बोल सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। और यदि आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो मैं बोल दूंगा रिवर्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स। ठीक है। डन सर। डन। अब देखते जरा हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, किरचॉफ्स रिलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज। अच्छा, किरचॉफ रिलेशन हम लोग ने कहीं और भी सीखा था। हाँ सर, फर्स्ट लॉ में भी सीखा था लास्ट में। Yes. क्या था। सर हम लोग को डेल्टा एच पूरा ऐड करने का था, प्रोडक्ट का माइनस डेल्टा एच रिएक्शन था ना सर, मतलब किस लिए, विदाउट स्टोइकोमेट्रिक इसके साथ। किसके और लिए हम लोग निकाल रहे थे। सर मतलब दो टेम्परेचर का हम लोग ये कर रहे थे ना, डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 को। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली हमें एंथैल्पी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गिवन थी तो, और हमें एंथैल्पी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालनी थी, तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज कर रहे थे, जो कि आया था इंटीग्रल ऑफ सीपी dt अपॉन टी। करेक्ट। यस सर। Yes. इंटीग्रल ऑफ सीपी dt आपका क्या आया था, डेल्टा एच एट T1 माइनस T2 माइनस T1। करेक्ट। अब आपको सेम काम यदि एंट्रोपी के लिए करना है, जो काम हम लोग ने वहां करा था एग्जैक्टली सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, एंट्रोपी के एंट्रोपी लिए। के देखो लिए। क्या फॉर्मूला ड्राइव होगा। सपोज आपके पास ये रिएक्शन ए से ए बी से सपोज आपका क्या बन रहा है सी सी प्लस डी डी। ओके। तो इसके लिए आपको पता डेल्टा एस रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर हम लोग क्या लिख लेंगे, सी एस सी प्लस डी एस डी माइनस ए एस ए माइनस डी एस डी माइनस ASA plus minus DSD। DSD. डेल्टा एस रिएक्शन एट T2 क्या हो जाएगा, इसको डैश लिख दे रहा हूँ, तो सी एस सी डैश इंटू Plus डी एस डी DSD डैश dash minus ASA माइनस dash minus DSD dash. करेक्ट। इन अब आप ये बताओ, जो यदि एस सी माइनस एस सी डैश मेरे को लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 डी क्यू अपॉन डी टी। सिस्टम सर का
जो एंट्रोपी होता है वो dq अपॉन dt होता है, तो इसको मैं t1 से t2 dq अपॉन dt लिख सकता हूँ। और dq क्या होता है? cp, ये c के लिए तो cp ऑफ c इंटू dt अपॉन dt इंटीग्रल t1 से t2, करेक्ट। सेम में आपका sd माइनस sd को sd डैश माइनस sd करो तो भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल t1 से t2 cp ऑफ dq, हाँ सर, हाँ cp dt of d अपॉन, for into dt of t, हाँ। करेक्ट। अब आपको बस याद रखना है सर यहाँ पर जो नीचे का t है वो क्या है? dq अपॉन t है ना, टेम्परेचर, और क्या है? जो सर एस dq, निकाल रहे हैं ना, एंट्रोपी निकाल रहे हैं ना हम लोग। हाँ सर, पर dq के नीचे का t क्या था सर? टी नॉर्मल टेम्परेचर है, जो वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा यदि सी के टर्म्स में इंटीग्रल हो रहा होगा तो, मतलब टी के टर्म में यदि इंटीग्रल होगा, यदि सीपी की वैल्यू टी में दे रखा होगा तो टी आपको यूज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ सर, तो मुझे लगता है ईच रिएक्शन में वो ln of t आ जाएगा ना सर? हाँ ऐसा, बट वो डिपेंड करेगा सीपी क्या है, तो हम लोग अभी उस सीपी के फॉर्म में लिखेंगे इसको, हाँ सर। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे ड्राइव करके, अब इस इन सब की जगह इन दोनों का यदि डिफरेंस निकालूं तो इन सब की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। इतना नोट करो, फिर आगे डिराइव करता हूँ। डन ये, यस सर। यस सर। ओके। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आर T2 माइनस डेल्टा एस आर T1 इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिख दूं, हाँ सर, जैसे अभी। सब्ट्रैक्ट करके तो आपको पता है ना क्या बनना है, T1 से T2, ये अभी T1 T2 ने अभी क्या, एस सी मतलब सी टाइम्स एस सी डैश माइनस एस डी, यही बनेगा, हाँ सर, माइनस या तो प्लस डी टाइम्स एस, एस सॉरी डी इधर डैश इधर माइनस एस डी डैश माइनस एस डी, एस डी, हाँ सर, और माइन इधर क्या हो जाएगा ए टाइम्स माइनस से ए एस से एस डैश डी माइनस, डैश माइनस एस सी, हाँ सर, माइनस और ही फिर रहेगा। माइनस बी। हाँ माइनस ही है ये, और ये बी टाइम्स एस बी बी डैश टाइम्स माइनस, एस डैश एस बी बी डैश माइनस माइनस एस एस बी। बी। सर बी अंदर भी बढ़ा, हाँ। हाँ, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी टाइम्स सी पी सी इंटीग्रल ऑफ T1 से T2 हाँ सर, dt अपॉन टी, इसको लिख सकता हूँ T1 से T2 d टाइम्स cp ऑफ d इंटू सर dt सी अपॉन डी टी, और वो सब तो भारी रहेगा ना क्योंकि वो कांस्टेंट है। और माइनस इंटीग्रल ऑफ T1 से T2 a टाइम्स cp ऑफ a इंटू dt माइनस इंटीग्रल ऑफ T1 से T2 b b टाइम्स cp ऑफ b इंटू dt अपॉन टी। इसको यदि बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, T1 से T2, इसको क्या लिख सकता हूँ, सी पी सी प्लस डी सी
P of D D, minus A D C D और of CP of A A minus B V CP of CP of B into dt upon upon T. T। तो इसी को और शॉर्ट में क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी, सर करेक्ट। हाँ तो सर। रिएक्शन के एंथैल्पी को इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं डेल्टा R CP अपॉन T dt इंटीग्रल T1 से T2। ये हो जाएगा यस आपका, सर। इसी को शॉर्ट में नोट कर लो इसको फास्ट। सर हाँ सर वो सेकंड लाइन में जो आपने डी सी पी डी डी टी लिखा है उधर कैपिटल भी लिया है। हाँ वो कैपिटल ही है भाई, ये सब सी है, ये कैपिटल डी है, वो थोड़ी यार फ्लो फ्लो में। 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, है ना। यस सर। डन ये। यस सर। 2 मिनट सर, अभी 2 मिनट। डन सर। ओके अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज चेंज हेडिंग डालो। देखो इस पे क्वेश्चन कराने की तो जरूरत है नहीं, जो हम लोग ने उधर किया था एग्जैक्टली सेम हमें इधर करना है, ठीक है। हाँ सर। अब जरा हेडिंग डालो नेक्स्ट फेज ट्रांजिशन। सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं अभी लिखा। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन में क्या होता क्या है, कोई भी आपका मैटर होगा बेटा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या होता क्या है उसके बीच में। हम लोग सपोज हमें किसी को लिक्विफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। यस सर। एक हीट देके एक टेम्परेचर टाइम, इंक्रीज कर। हाँ एक टाइम ऐसा आता है जिस जब क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर इंक्रीज बंद हो जाता है और हम लोग पर कंटिन्यूअसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट। यस सर। सर।
तो होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है बट आप कंटिन्यूअसली हीट तो दे ही रहे। सर वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने के लिए काम आता वो आपका स्टेट चेंज कराने के लिए यूज होगा। तो जो स्टेट चेंज के लिए यूज होगा उस ड्यूरेशन पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो हमेशा जब भी बेटा फेज ट्रांजिशन होता है हमेशा क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और यदि आपको प्रेशर स्पेसिफाई नहीं करा गया तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात समझ में आ गया। है। यस सर। तो अब यदि टेम्परेचर 0 है तो आपको लगेगा कि जो डेल्टा यू है वो क्या होगा, 0 जीरो होगा। है। 0 और कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है, एनसीपी डीटी लगाएंगे एंथैल्पी के लिए और हाँ एंथैल्पी सर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हाँ सर। बट समझने वाली बात ये है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों बेटा 0 नहीं होते हैं। यदि कोई भी आइडियल गैस है, यदि उसका फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ना तो उसका एंथैल्पी 0 होगा, ना ही उसका एंथैल्पी चेंज होगा, मतलब एंथैल्पी चेंज 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब आपका फेज ट्रांजिशन होता है तब उस समय बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो ही रहा होता है ना। यस सर आपका हाँ सर। आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका चेंज होगा, और यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है उस सब्सटेंस का जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मॉडिफाई होंगी। यस करेक्ट, सर क्योंकि उसका हाँ स्टेट सर। चेंज हो रहा है। यदि हाँ सर, स्टेट चेंज चेंज हो इन रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब यदि ऐसे हम लोग बोले तो उनके जो, यदि स्टेट चेंज हो रहा है तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगा, क्योंकि एक यस पहले सर अलग स्टेट में था, बाद में दूसरे स्टेट में था। तो उसमें क्या होगा, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा तो उससे हम बोल सकते हैं कि ई हमेशा चेंज हो रहा होगा। हाँ सर करेक्ट। यस सर। और जबकि हमें पता है कि जो आपका एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी। यस जो सर ठीक है, जो जो जब यदि फेज ट्रांजिशन होगा तो यदि कोई सॉलिड यदि गैस में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उनमें, या लिक्विड कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उनके वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। यदि हाँ सर वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो उसका डेल्टा पी भी 0 नहीं होगा। तो हम लोग बोल यस सकते हैं कि डेल्टा एच भी 0 नहीं नहीं होगा। होगा क्लियर है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि यदि फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल्टा पी और डेल्टा टी तो 0 हो सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही आपका क्या होगा, फेज ट्रांजिशन होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेल्टा ई और डेल्टा एच भी क्या होंगे, 0 होंगे। जीरो। उस टाइम पर आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से डेल्टा ई आपका नेगेटिव होगा, और डेल्टा पी इंटू वी जो है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट। यस सर। क्लियर है। तो यदि अब हम आपको, यदि ये ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन यदि हमें बेटा हीट निकालना हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। और वो जो डेल्टा एच होगा वो बेटा होगा आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के लिए कितना इंथैल्पी खर्च करना पड़ा वो आपका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। करेक्ट। तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हो रहा है, ट्रांजिशन में क्या क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर तो यहाँ लिखो जरा, फेज ट्रांजिशन जनरली take place at constant pressure
unless specified. एक मिनट, इतना लिखो। हाँ, तो ये लिख लिया। द फेज ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर unless specified, and सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। at constant temperature. So delta T is equal to 0, but still delta H and delta E are non-zero. Potential energy of सर बर्ड के आगे अपने BST लिखा। कहाँ? ये U है, हाँ सर। but still the potential energy gets modified and since E is the summation of all types of energy, so delta S is equal to, so delta E is equal to not equal to 0. Also during phase transition not equal to 0, so delta is not equal to 0. ठीक है, तो जो डेल्टा H कैलकुलेट करना होगा उसको आप Q के बराबर बोल दोगे, ठीक है। और जो डेल्टा आपको U निकालना होगा उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा U के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन पता होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, क्योंकि आपका यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होने वाला है। तो ये यूज करके हम ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर फेज ट्रांजिशन। सर डेल्टा यू के लिए फर्स्ट क्या है? डेल्टा H इज फर्स्ट लॉ, डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते यूजिंग फर्स्ट लॉ। हाँ सर। और प्रेशर और कांस्टेंट है। सर हो गया। अब हम लोग जरा
अब यदि बेटा फेस चेंज होगा, ठीक है, फेस चेंज जब होता है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फेस चेंजेस एट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज अ फेस इक्विलिब्रियम। सर फेस चेंज है कुछ लिखा क्या? हाँ, नहीं दिख रहा है। ओके। सर अभी आया अब एट एट एमपी। मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ये सर। देख। सर अगले हफ्ते सिर्फ रिवीजन रहेगा या नॉर्मल ऐसे भी रहेगा हम लोग क्लास? रिवीजन रहेगा तुम लोग का, तुम लोग का रिवीजन होगा उधर से हर्बल लाइन से। तो एवाईडी सर तुम लोग को केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे, इधर विरार वालों के लिए मैं कराऊंगा। तो तो मतलब सिर्फ रिवीजन क्लासेस ही रहेगा ना नेक्स्ट वीक? सर नहीं एवाईडी नहीं, सर करवाएंगे। हाँ एवाईटी सर करवाएंगे। तो तुम लोग का मेरी क्लास भी होगी, एवाईडी सर की भी क्लास होगी, वो रिवीजन करवाएंगे, मैं जो बाकी है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो तो तुम ये लोग बाकी कितना, ये लास्ट है क्या 11th का जो थर्मोडायनामिक्स का? हाँ बस थर्मो आयनिक बाकी है। कल कल की क्लास में आपका ये थर्मो खत्म हो जाएगा, आयनिक शुरू कर दूंगा। तो वो कितना सर बड़ा है? आयनिक, हाँ सर आयनिक हम लोग अलग से कर रहे हैं क्या किसी के साथ कर रहे हैं? नहीं नहीं, सभी तुम सभी लोग कर रहे हो ना, जो सर चारों मतलब बैच कि का। सारे बैच साथ में है ना सर, बेटर है जो अच्छी बात है। अभी ज्वाइन, वो अभी ज्वाइन है वो सारे बैच। सर हम लोग इसको ये पीवी ग्राफ और ये कर्व मतलब ऐसा स्लोप मान सकते हैं क्या? क्या क्या फिर से बोलो। सर पीटी ग्राफ का, पी वर्सेस टी ग्राफ का हम लोग उसको स्लोप मान सकते हैं क्या? डीपी क्या अपॉन डीटी। उसका स्लोप? हाँ सर। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। स्लोप तो हमेशा वही होगा ना, डीपी अपॉन dt। तो उसका हाँ कहीं सर। यूज हो, यदि कहीं यूज हो रहा हो तो बिल्कुल ले सकते हो। डन ये। 2 मिनट से लास्ट स्टेटमेंट। एंथैल्पी, एंट्रोपी ये सब लगाना शुरू करो, ठीक है। हाँ सर मेरा तो ये ऑलमोस्ट हो भी गया सर। डन सर, लिख लिया। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डीपी अपॉन पी था। इधर क्या हो जाएगा, एन को मैं यदि 1 ले लूं तो डेल्टा एच अपॉन आर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये टी और टी, एक टी और आएगा तो इधर टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी। यहाँ एक और टी था ना, इसको टी, एक टी पहले से तो एक टी और लाना पड़ेगा, इधर टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x² का बेटा इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है। तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln p, पी फाइनल पी निष्ठा। p2 और p1 डेल्टा h अपॉन r, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका -1/t। तो वो t1 से यदि t2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच आर अपॉन t2 माइनस t1, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ln p2/p1 इज इक्वल टू माइनस सर 2 मिनट डेल्टा। रुको, आपने ये जो ओपन किया वो राइट नहीं है सर? सब सही किया। अब बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। ये इंटीग्रेशन ये होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए था। तो ये हाँ वन सर अपॉन, मुझे याद शायद से ऐसा। ठीक है सर, राइट ही मान लेते सर, मुझे ठीक से याद नहीं नहीं यही होता है, परेशान ना हो।
सर बाय द वे आपको पता है ए फेस वाले अभी कहाँ पर है? सब बराबर, सब बराबर। सब बराबर, यस। अभी तुम लोग बराबर आ गए। मतलब हम लोग स्पीड इंक्रीज विरार, कर गए। बस विरार विरार वाले एक लेक्चर आ गए हैं, बाकी सब बराबर। सर ए फेस वाले लोग क्या कर रहे थे अपने? हम लोग इतना टाइम जो ऐसा कर रहे थे। तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे साथ ही तो चल रहे हैं ये फेज। तुम हाँ क्या लोग सर। बात कर रहे हो? लेक्चर लग रहे थे ना, जैसे तुम लोग अभी 9:45 से पढ़ रहे हो, ये लोग तो अभी 11:30 आए ना। हम लोग ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। तुम लोग ने एक्स्ट्रा क्लास करा है, तुमने बहुत ज्यादा क्लास करा है। इन लोग का क्लास एक हफ्ते में 3 या 4 ही हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा। हमारा तो 4 तो मिनिमम रहता ही है। हाँ। हमारा हर दिन में रहता है सर। बस बस अब हो गया तुम लोग का। अब ज्यादा मत अपनी तारीफ सुनने की कोशिश करो। अरे क्या करें सर, अच्छा यार, लगता है सुनने को। समझ गए? तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर बॉइलिंग। समझ गए? यदि आपको P1 हाँ टेम्परेचर पे सर। T1 पता है तो P2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर पे T2 कैलकुलेट कर लोगे, यदि आपके पास डेल्टा एच पता होगा तो। यस। ठीक है, तो सेम तरीके से जो डेरिवेशन हमने बॉइलिंग के लिए करा, सेम तरीके से हम लोग डेरिवेशन किसके लिए कर लेंगे? फॉर मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका मैं कर नहीं रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन VL माइनस VS। अब यहाँ पे बेटा, वहां पे जो हमने इग्नोर कर दिया था, यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिया डेल्टा एच इज इक्वल टू VL माइनस VS। और इधर क्या हो जाएगा? ln P2 बाई, सॉरी T2 बाई T1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? मेल्टिंग का फॉर्मूला आ जाएगा। सर अगर मैं प्रूफ करने आऊँ तो मैं कर सकता हूँ ना इसको? बिल्कुल कर सकते हो तुम। अच्छा, सिमिलर ही रहेगा ना? हाँ सिमिलर ही रहेगा, बस थोड़ा ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो VL माइनस VS है वो हाँ, वो कांस्टेंट, कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेना, तो इंटीग्रेशन कर पाओगे आप इजीली, अदरवाइज फिर आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगा। डन सर। Done। यस सर। अब देखो जरा एंट्रोपी, थोड़ा सा और। अब हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, किसी का माइक ऑन है भाई? सर रजत, रजत का जब तेरा माइक ऑन है। माइक ऑन है। मैं म्यूट कर देता हूँ। एंट्रोपी एंट्रोपी कैलकुलेशन entropy calculation for phase transformation। तो अभी डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्या आता है आपको? डी क्यू अपॉन डी टी, करेक्ट? यदि कोई भी सिस्टम में आपके पास, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखोगे? डी क्यू अपॉन डी टी। और इसको आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल एम एस डी टी अपॉन T1 से T2 अपॉन टी बोल सकते हैं, करेक्ट? सर MSDT फिजिक्स में नहीं सीखा? एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू होता है। जब कभी भी बेटा, जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया था, सीपी होता है, ठीक है,
सीपी फॉर लिक्विड और गैस हाँ के लिए समझ सर गया, हाँ एमसी सर डेल्टा एमसी टी याद आ डेल्टा गया, टी मास वाला आ गया। ठीक है। वो आपने एस अब लिखा, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज है। तो वो क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा एम एस डी टी अपॉन टी, T1 से T2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एस इंटीग्रेट यदि किए तो क्या आ जाएगा, एल एन T2 बाई T1। ये आपका सिस्टम के लिए यदि आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। सर सिंपल सराउंडिंग के लिए यदि आपको करना है, सराउंडिंग के लिए यदि करना हो तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। सराउंडिंग की क्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो ये आ जाएगा क्यू सराउंडिंग अपॉन T2, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर हो रहा है। अब समझते हैं जरा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, जो एस है ना, मतलब सी इंटू एन करने पे एस आ जाता है ना सर? हाँ, वो पर ग्राम के लिए एस डिफाइन करते हैं हम लोग। हाँ सर, क्योंकि बस एक बार क्रॉस चेक कर रहा था, फिर वही सब लोग से पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका सिस्टम, ये सराउंडिंग हो गया। अब जो क्यू सराउंडिंग है बेटा, वो क्यू सिस्टम के बराबर होगा। हाँ सर। ठीक है, तो अब सिस्टम के लिए तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, बट सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, इतना नोट करो। सर 2 मिनट, आपने इंटीग्रेट किया तो फिर बाद में ये जो डिवाइड बाय टी T2 कैसे हो गया सर? इंटीग्रेशन, अरे ये सिस्टम हो चुका है उधर इंटीग्रेट होने के बाद। सर ये नीचे नीचे ये ये सराउंडिंग। ये कुछ ये सिर्फ इतना है। ठीक है, ओके सर हाँ। इंटीग्रेट नहीं करा, ये आपका क्या होगा, सराउंडिंग के लिए निकाल रहे हैं तो बाहर कितना टेम्परेचर, वो उस पर डिपेंड करेगा। बाहर का टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो उसको बाहर का जो टेम्परेचर होगा, फाइनल जो टेम्परेचर होने वाला है, वो आपका T2 है। ओके सर। तो इधर पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू सराउंडिंग तो वो उसके बराबर ही होगा। क्यू सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग और सिस्टम तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, साइन का ही बस डिफरेंट होता है। तो इसको क्यू सराउंडिंग लिखना होगा तो इधर ये एम एस डेल्टा टी होता है, तो इधर क्या लिख दोगे आप, एम एस माइनस एम एस। माइनस एम एस T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा एस सराउंडिंग के लिए, यदि आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना हो। कहाँ पर, सराउंडिंग। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ सर। सर मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए माइनस एम एस T2 माइनस T1 अपन T2, यही फॉर्मूला याद रखें। हाँ, यही याद रखना पड़ेगा। हो गया सर। ठीक है, अब सपोज हाँ ये सर। तो था जब आपका सर कोई मतलब क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस एम एस इंटू डेल्टा डी ना? हाँ हाँ हाँ। अब यदि आपका
चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस हेडिंग डालो। तो यस कॉपर ब्लॉक ये बचा है और थोड़ा और बचा है, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आधा घंटे का बाकी है, उसके बाद हम लोग आयनिक भी शुरू करेंगे। ओके सर। थर्मोस्टेट ये हेडिंग डालो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। सर की आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही, 2 मिनट एक बार हेडिंग लिख लेते। सर एक चीज पूछने का था सर। हेलो सर, है हो आप क्लास में सर? म्यूट है सर। म्यूट हो भी तो भी सर है क्या आजू बाजू? हेलो सर। ठीक है ये, तो हाँ इसके सर, आगे एक ही इसमें पूछने का था सर। हाँ सर तो मैं एक्सरसाइज 3 भी अभी लगा सकता हूँ ना? तुम अब सब कुछ लगा सकते हो। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय। हाँ सर, थैंक यू सर सर। मतलब ऑलमोस्ट सब सेक्शन हो गया ना शीट्स का? ऑलमोस्ट सब हो गया, थर्ड लॉ थोड़ा सा बाकी है, थर्ड लॉ और करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, तो फिर मैं सर इंट्रो की लगाता मैं एक्सरसाइज 3 कैसे लगा सकता हूँ अगर आप बोले थर्ड लॉ? एक्सरसाइज 3 थर्ड लॉ का थोड़ी है, थर्ड लॉ तो 1 मिनट हाँ का सर, है। सेकंड, हाँ हाँ, थर्ड और थर्मोकेमिस्ट्री सर। तुम करो, तुमसे सब हो थर्ड जाएगा, ये एक्सरसाइज तुम थर्मो। करो, तुमसे सब हो जाएगा, करो तो ओके सर, एटलीस्ट डाउट आके पूछो, फिर देखते हैं। ठीक है सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय। सर, थैंक